नमस्कार, मैं हूं प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव 24। मेरा जो कार्यक्रम है जीवंत किसान, उसके अंतर्गत आज हम रायबरेली में आए हुए हैं और जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है उसके अंदर है, उस पर आज हम बात करेंगे। किसानों के हित की बात करेंगे। किसानों की जो मृदा है खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन रहती है उसको हम कैसे परीक्षित करा सकते हैं, उसके लिए मेरे साथ में यहाँ के लैब हेड्स, आप अपना परिचय बताएं थोड़ा सा जो है। आदर्श मिश्रा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए लैब इंचार्ज हूँ यहाँ पे। ये लैब इंचार्ज है यहाँ पे जो है। आज हम इनसे बात करेंगे कि किसान जब यहाँ पर आते हैं तो मृदा परीक्षण ये कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है वो मृदा परीक्षण के अंतर्गत कराए जा सकते हैं और ये लैब किन किन परीक्षणों को करती है, उन सब पर आज हम जो है वो लैब इंचार्ज साहब से बात करेंगे। जो है आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? आदर्श मिश्रा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो है आपका यहाँ पे क्या रोल है, क्या कार्य रहता है लैब में आपका? मैं यहाँ लैब इंचार्ज हूँ। आप लैब इंचार्ज हैं, तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि लैब आपकी किस प्रकार से काम करती है। किसान अगर आपके पास में यहाँ पर आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? किसान जैसे आया जी, नमूना लेके आता है तो सबसे पहले उसका हम एंट्री करते हैं रजिस्टर में। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उसकी G2 कटती है, फीस है। मतलब अगर आप पीएच ईसी कराएंगे तो 29 रुपया एक सैंपल का, और अगर आप पूरे 12 पैरामीटर कराएंगे तो आप 102 रुपया देना। तो सॉइल टेस्टिंग के कितने पैरामीटर? 12 पैरामीटर। 12 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होता है? सबसे पहला पीएच ईसी। तो ये आपने जो लगा रखे हैं ये सारे सैंपल है? हाँ, ये सैंपल सब है जो है। तो सैंपल लेने के बाद में फिर आप किस में जाएंगे? सबसे पहले सैंपल लेने के बाद सबसे पहले आपने मान लीजिए सैंपल कलेक्ट कर लिया। हाँ, सैंपल आपको किसान देके हाँ, आया हाँ, या यहाँ लेके आया, सैंपल आप कलेक्ट करने भी जाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं जाते। अच्छा, आप नहीं जाते? हाँ। नहीं, आपसे मतलब नहीं है। लैब से कोई अगर मान लो किसान के गांव तक जा रहा है तो क्या ये सुविधा वहां उपलब्ध है कि लैब से यहाँ से? लैब से सरकार नहीं, है ग्रुप अच्छा, वालों का, मतलब डिपार्टमेंट दूसरा है। हाँ, वो मतलब ये सुविधा है सरकार की हाँ, तरफ से कि जो है हाँ, वो वहां से भी जो है ला सकते हैं, है ना? अगर आपके पास में यहाँ पर सैंपल आ गया उसके बाद में फिर क्या करेंगे? उसके पास इसका नमूना इस तरह से बनाते हैं। ये रहता है इस तरह से, पॉलीथीन में आता है। ये है ना, ये पॉलीथीन में इस तरह से आता है सैंपल, ठीक है। फिर इसको इस छलनी से इसको चाला जाता है, फिर इस कार्टून बॉक्स में इसको रखते हैं। अच्छा, पहले इसमें लेंगे आप, फिर इस छलनी से आप इसको छानने के बाद इसमें रखेंगे। फिर इसमें से अब 10 ग्राम या 5 ग्राम जो भी मिट्टी लगती है जिस भी सैंपल के लिए, जिस भी पैरामीटर के लिए, ये काउंटर पे जाते हैं। काउंटर पे जाएंगे। तो आप अंदर लैब विजिट कराएंगे? हाँ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी जो है वो मृदा टेस्टिंग की लैब है, जहां पर जो है वो सॉइल टेस्टिंग के सारे जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। और मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि यहाँ के लैब इंचार्ज हमारे साथ में, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे किसानों के लिए बताएंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट किस लिए लाभदायक है। उन सब की जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ पे आप क्या, जैसे सैंपल वहां से लिए जी, इसमें से 5 ग्राम ये सॉइल लेते हैं, ठीक। फिर इसमें डालते हैं, ये बीकर, ठीक। पहला टेस्ट किस चीज का करेंगे? पीएच का। पीएच का? पीएच का देखिए लिखा। अच्छा, ये लिखा है पीएच और इसी पटल, इसका टेस्ट आप यहाँ पे करेंगे। ये पीएच मीटर है, ठीक है। ये किस काम में आता है? ये पीएच को टेस्टिंग करने के, ये पीएच को टेस्टिंग के काम में आता है जो है। और ये ईसी मीटर आपका है, ये ईसी मीटर है, ठीक है। तो इनसे आप जो है वो सॉइल की पीएच टेस्ट करते हैं। इसमें डिप करते हैं। पीएच का मानक क्या है कि कितना, क्या मानक होना चाहिए एक अच्छी उर्वरक जमीन के लिए? पैरामीटर 14 होते हैं उस पैरामीटर, ठीक है। उसमें 7 होना चाहिए। 7 न्यूट्रल माना जाता है, जो सबके लिए सही है, सारी फसलों के लिए। अच्छा, 7 से अगर ऊपर होगा तो क्या उसमें होगा? नीचे तक जा सकता है। बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो मिट्टी वही क्षारीय हो जाएगी। क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगी। और क्षारीय अगर मिट्टी हो जाती है तो उसमें मतलब क्या कमी आ जाती है उसमें, आप बताएंगे? मिट्टी में कमी ये आ जाती है कि उसमें फिर आप क्या कहते हैं, कैल्शियम या सल्फेट या चूना वूना ये सब डाल के उसको बैलेंस लाया जाता है 7 तक। अगर आप अम्लीय है तो चूना डालिए, अगर क्षारीय है तो आप जिप्सम डालिए। अच्छा, अम्लीय है तो चूना डालिए, तो बैलेंस करने के लिए तो आपको चूना डालना है। पीएच आपको इंक्रीज करेगा, 7 तक ले जाएगा। 7 तक। और अगर क्षारीय है तो? क्षारीय है तो आप जिप्सम डालिए, तो आप नीचे करेगा, तो फिर नीचे लेके आएगा। क्षारीय में जो होता है वो आपका पीएच बढ़ जाता है और अम्लीय में पीएच कम हो जाता है। तो पीएच को अगर हम कम हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए 7 तक लाने के लिए आपने क्या बताया? चूना डालना है। और 7 से ऊपर जा रहा है तो उसको कम करने के लिए जिप्सम डालना है। ठीक। अब आपने यहाँ पे सेकंड आपने लिख रखा है ईसी पटल। दोनों से हो जाता है।
अच्छा, इसी होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा किसानों को बताइए कि इसी पटल क्या होता है। ये आपने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये होता क्या है? तो सॉइल में जो साल्ट होते हैं हाँ हाँ, उनकी टेस्टिंग के लिए किया जाता है। जैसे साल्ट कभी ज्यादा हो जाते हैं कैल्शियम की या सोडियम की, पोटेशियम की, तो हमारी फसलें जर्मिनेट नहीं कर पाती हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसका टेस्टिंग किया जाता है। इसलिए इसी करते हैं हम हाँ, यहाँ पे इसी जो है। करते हैं। ठीक है, इसके करने से क्या किसान को क्या लाभ होगा, ये इससे बताइए। ये लाभ होता है ना, जिसे हम ये जान पाएंगे कि हमारी फसल में जो बीज हम डाले हैं खेत में वो जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये जर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। हाँ, तो ये दूसरा टेस्ट है यहाँ पे, पहला इन्होंने पीएच बताया, दूसरा ईसी बताया, तीसरा टेस्ट है जीवांश कार्बन। हाँ, ये उसके लिए आप बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसी तरह जिसे वो उसमें मिट्टी लिए थे इसमें भी मिट्टी लेते हैं, ठीक है। इसमें आप लेंगे, ये पहले एक ब्लैंक लीड लेते हैं, इसमें मिट्टी नहीं डालते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी सब में इसमें सैंपल का मिट्टी 5-5 ग्राम या 2-2 ग्राम जो भी है डाला गया है। ठीक है। इसके बाद इसको हम इसमें क्या कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट डालते हैं, ये रखा होगा इधर, ठीक है। ठीक है, वो हरा वाला, फिर ये वाला जो है, हाँ हाँ वो हरा ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, हाँ। इसको आप डाल के चेक करेंगे जीवांश कार्बन जो है। हाँ, ये फिर इसमें आपका भरा रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप करके, हाँ हाँ, तो पहले अभी पानी पड़ेगा। नहीं आप करके मत दिखाइए, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आप हमें बताते चलिए कि जीवाश्म कार्बन का प्रयोग क्या है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। जीवांश कार्बन से ये होता है ना, इसे हम नाइट्रोजन निकालते हैं फसल में। अगर जीवांश कार्बन हमारी फसल में कम है एक तरह से, तो जीवांश कार्बन मान लीजिए जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है उस तरह से ये काम करता है, ब्लड की तरह, मतलब हीमोग्लोबिन की तरह। अगर जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वैसे अगर जीवांश कार्बन अगर इसमें कम हो जाएगा तो उर्वरकता उसकी कम हो जाएगी, है ना, जो है। इसके बाद आपने दूसरा टेस्ट हमें बताया था नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन निकल जाता है, इसी से नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन किसी उसमें आता है, नाइट्रोजन का आपने मानक बताया 280 से 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। तो ये मिट्टी में किसी नाइट्रोजन का प्रयोग क्या कहाँ पर करते हैं? नाइट्रोजन ये होता है ना, जैसे फसल होती है तो उसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ को ये बढ़ाता है। अच्छा, ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर कोई फसल है तो ये मानक में अगर है तो वो अच्छी ग्रो करेगी। हाँ, अच्छी ग्रो करेगी, हरा भरा पौधा होगा। अच्छा, हाँ, ये आपने दो तो आपने यहाँ से बता दिए, जीवांश कार्बन और नाइट्रोजन आपके जो यहाँ से होते हैं। उसके बाद अगर अगला टेस्ट है आपका फास्फोरस, तो फास्फोरस अगर आप टेस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? ये बताओ। इसमें भी एक ब्लैंक लगाते हैं, ब्लैंक, इसमें सॉइल नहीं है, बाकी इसमें सब में सैंपल लगे हुए हैं। अच्छा, ये सैंपल लगे हुए हैं, इसमें चारकोल होता है। ये डिपार्टमेंट आपका जो फास्फोरस टेस्टिंग के लिए, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताइए किसानों के लिए। इसमें ये सैंपल लगाते हैं, ठीक है, इसमें केमिकल डालते हैं, ये चारकोल डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद ये टेस्ट इसमें है, इसमें डालेंगे, ये इसमें लाते हैं, इसमें लेते हैं, इसमें। अच्छा, इसमें लेंगे आप, इस मशीन में। हाँ, इसको कहते हैं, इस मशीन को कैलोरीमीटर, ठीक है। इस कैलोरीमीटर में रीडिंग सेट करते हैं हम लोग, ये 57 पे इसकी वेवलेंथ होती है। तो उस पे ये मशीन एक ब्लैंक लगाते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं कि ये कितना रेंज पे जाती है। जब ये रीडिंग आती है वही हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, जो रीडिंग आएगी वो आप नोट कर लेंगे। तो जैसे आपने बताया फास्फोरस की रेंज जो है वो 10 से 25 केजी पर हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर ये इससे ऊपर जा रही है, कम जा रही है, तो इसमें क्या मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा पौधे पे या फसल पे इसका जो है, फास्फोरस अगर कम है या ज्यादा है? कम, वैसे तो जनरली हमारे यहाँ कमी हो जाती है, ज्यादा होती नहीं कहीं। हाँ हाँ, ज्यादा हो जाएगी तो उसको बैलेंस करने के कम हम यूज करेंगे, रासायनिक खादों का कम यूज करेंगे, हम ऑर्गेनिक खाद पे जाएंगे। मान लीजिए गोबर की खाद हो गई, मुर्गी की खाद हो गई, इस तरह से। फास्फोरस अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको ऑर्गेनिक जो खाद है उनका प्रयोग कम करना है, इसको कम कर देना है अगर फास्फोरस ज्यादा है तो। इसका रेंज आपने बताया 10 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आप मृदा परीक्षण करा रहे हैं तो फास्फोरस आपको जो है वो 10 से 25 किलोग्राम के रेंज जो है वो बीच में होनी चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है। अगला टेस्ट जो है वो उस पर हम बात करेंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम ये इस पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बताइए, उपलब्ध पोटाश पटल जो है सैंपल, ये पहले ये मशीन है फ्लेम फोटोमीटर को कहते हैं, इसको आप दिखाइए जो है माइक्रो प्रोसेसर फ्लेम फोटोमीटर। इस मशीन को पहले सैनिटाइज किया जाता है,
ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए गए हैं, 20 के, 60 के, 40 के, इस तरह से। जी जी। इसको स्टैंडर्ड करते हैं, फिर रीडिंग सेट करते हैं इसमें, फिर इसमें हम सैंपल लगाते हैं। मान लीजिए ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड लगाने के बाद इसका हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद जो रीडिंग आती है, इससे हम एनालिसिस करते हैं कि कितना हमारी सॉइल में। इसमें आपने बताया पोटेशियम 120 से 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। हाँ। तो वो ये रीडिंग, ये मशीन आपकी बताएगी पोटेशियम के लिए। रीडिंग आपने कहा हम इसमें फिक्स करते हैं पहले या डालते हैं? नहीं, क्या डालते हैं, ये सैंपल लगाते हैं ना, रीडिंग ऑटोमेटिक इसमें लेता है। अच्छा, ऑटोमेटिक लेने लगेगा, ऑटोमेटिक मशीन है जो। उसके बाद अगला टेस्ट आपने बताया था हमें सल्फर का होना चाहिए तिलहन की फसलों के लिए जो है। वो सल्फर इधर, अच्छा वो बस है सल्फर। ये है सल्फर के लिए। सल्फर के लिए भी इसी तरह से यूज करते हैं जैसे पोटास का प्रोसेस है, उसी तरह से इसमें भी एक ये सेट करते हैं 45। ये नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है इस मशीन की, इस मशीन पे सेट किया जाता है। इसमें भी ब्लैंक लगाया जाता है, फिर सैंपल लगाते हैं इसी तरह, फिर रीडिंग आती है वही नोट कर लेते हैं सल्फर में। हाँ, जो रीडिंग आएगी वो नोट कर लेंगे। हाँ, सल्फर की कमी से जनरली ऑयल कंटेंट जो होता है, जो ऑयल सीड वाली क्रॉप होती है, उसमें कमी आ जाती है। अगर कम हो गया सल्फर तो ऑयल सीड बेसिकली बहुत जरूरी है सल्फर उसके लिए होना। सल्फर होना जो है तिलहन फसलों हाँ, तिलहन फसलों के लिए। अच्छा, अगला जो आपने बताया था मैं कॉपर जो है, कॉपर अभी एक बोरान हो, बोरान को उस वाली मशीन से नहीं, कोई बात नहीं, आप एक एक करके बताते चले। बोरान पे आप बताना चाहें तो आप बोरान पे बता दीजिए पहले। हाँ, बता दें। ये मशीन है डबल डिस्टिलेशन वाटर प्लांट, इसको बोलते हैं। इधर आइए एक मिनट। जो ये डबल डिस्टिलेशन वाटर प्लांट है, इसे हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं, जो इससे डिस्टिल वाटर बनाते हैं। हाँ, जो लैब में यूज किया जाता है, नॉर्मल पानी नहीं यूज किया जाता। अच्छा, नॉर्मल पानी नहीं, ये डबल डिस्टिलेशन, हाँ, डिस्टिल वाटर ही यूज किया जाएगा। तो आपकी मशीन यहाँ पे ये डिस्टिल वाटर बना रही है। ये डिस्टिल वाटर आपको मार्केट से नहीं लेना पड़ता, अलग से आपके पास अपनी मशीन है सरकार की, जो डिस्टिल वाटर आप इससे बना सकते हैं। एक बार ये पानी इसमें आता है, फिर इसके बाद इससे प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको डबल डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, डबल डिस्प्ले इसलिए कहते हैं, पहले पानी आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के बाद में फिल्टर होके यहाँ आएगा, फिर यहाँ है, फिर यहाँ से आप इसमें ले रहे हैं, ये फिर फाइनली बन जाता है। ये फाइनली बनना है। और इसमें आ कहाँ से रहा है? ये इधर से ये लगी हुई पाइप ना, ये सीधा टंकी से अटैच है। ये सीधे टंकी से अटैच है। पहले आप यहाँ पे भेज रहे हैं, पहले ये सॉफ्टनर में जाता है, पहले यहाँ साफ करता है, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जाता है, फिर इसमें जाएगा। अब आप दिखाइए इधर को जरा, पहले पानी यहाँ से इसमें जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टनर कहते हैं। सॉफ्टनर। उसके बाद इसे, ये पूरी मशीन है। हाँ, ये पूरी मशीन। इस मशीन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्टिल वाटर प्लांट। डबल डिस्टिल वाटर प्लांट, ठीक है। यहाँ से पानी डिस्टिल हुआ और आपने अगला टेस्ट दिखाया हमें बोरॉन का। ये है मशीन बोरॉन की, इसको कहते हैं यूनिवर्सल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये फोटोमीटर है, इसमें सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इसमें ये ब्लैंक है, ये टेस्ट ट्यूब का है, ठीक है। सैंपल फिर इसमें लगाते हैं, ठीक, इसमें लगाते हैं। इसकी एक रेंज सेट की जाती है। इसको जरा दिखाइए, इसमें जो सैंपल इन्होंने लगा रखे हैं, इसको थोड़ा सा दिखाइए किस तरह। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ब्लैंक में आपका ये 0 आएगा। उसका बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप बोरॉन की, हाँ, लग गया। ये पहला आ रहा है 0.29। ये बोरॉन को अपने आप ऑटोमेटिक बताते हैं कितना है इसमें। है उसके बाद दूसरा सैंपल है तो आप पुश करेंगे, दूसरा पे आ जाएगा। नीचे ऊपर करो, दिखाओ। ठीक ठीक ठीक। इसका रीडिंग ये बोरॉन के लिए हो गया। इसमें भी वेवलेंथ को सेट किया जाता है, 540 वेवलेंथ इसकी सेट है। ओके। और इसका जो आपने मैं बताया 0.5 से अधिक होना चाहिए, रेंज जो है इसका, जो है ना, से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें 3 टेस्ट आपने और बताया मैं, कॉपर, आयरन, जिंक। ये किस, अच्छा, यही चला रहे हैं ना। ये आप देखते हो, चलिए पूरी लैब यहाँ पे एक तरीके से काम कर रही है, जहां सारे टेस्ट ये करते हैं, ये जितने, और टोटल 12 टेस्ट जो है वो सॉइल के लिए किए जाते हैं, जिनके विषय में हम लगातार अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ के लैब इंचार्ज से, और कई टेस्टों के बारे में ये हमें बता चुके हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कॉपर, आयरन और जिंक को ये सॉइल में कैसे टेस्ट करते हैं
और उसके मानक क्या होने चाहिए। अब इस समय आप हमें क्या दिखाने वाले हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये दिखाएं कि ये सब स्टैंडर्ड है, इसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए जाते हैं। हाँ हाँ जैसे कॉपर का निकालना है, ठीक है, कॉपर का स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। इसी ओके। तरह से फेरस का, जिंक का, आयरन का, सबका ये सबके स्टैंडर्ड बनाए हैं हमने। ठीक, ये हाँ ठीक ठीक ठीक। ये है मशीन, इसको कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ये इधर बताइए आप, ये मशीन किस काम में आती है? ये मशीन आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की टेस्टिंग के लिए। क्या क्या टेस्ट करते हैं इससे हम? इससे हम कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, ये सारे एक साथ हाँ, इसी से टेस्ट हो जाते हैं। ये इसका सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर में फीड है। फीड है, सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक मशीन चलती है। तो आप सैंपल इसमें लगाते हैं, हाँ, उसके बाद ये रीडिंग अपने आप देती है। ये देखिए, देखिए ये दिखाइए थोड़ा सा, इसमें दिखाइए सैंपल कहाँ पे लगता है, आप बताएं थोड़ा सा। सैंपल लगेगा। अभी हमने 50 है उसका एडन कर दिया है, मैग्नीज का 50 का निकाल दिया है, 50 का निकल गया है। अब ये का लगा हुआ है आगे तो इससे कॉपर, आयरन, जिंक, हाँ तीनों इसी से टेस्ट कर सकते हैं। चारों। चौथा कौन सा है? कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक। अच्छा, मैग्नीज इसी से कर सकते हैं। मैग्नीज आपने चौथे नंबर में मुझे लास्ट में बताया था। आइए, ये आयरन का ग्राफ ये ले लीजिए मशीन। ये इसको एक बार जी जी, इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ बता। ये आयरन का ग्राफ ले लिया। ठीक, अब हम सैंपल पे आ जाएंगे। सैंपल लगाइए। सैंपल, ये इंटर की बटन इंटर करते हैं। अब यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, आप कितना एब्जॉर्ब करती है मशीन, और यहाँ पे रीडिंग आएगी कितने पीपीएम का है इसमें एलिमेंट, और ये ग्राफ चलता जाएगा। ये कम ज्यादा होता रहेगा। कम ज्यादा होता अगर जैसा आपका सैंपल है उसके इसमें 6.7 पीपीएम का है। जितना रहेगा उतना आता जाएगा। ये इसकी, फिर यहाँ से हम इसको रिपोर्ट पे जाके, हाँ ये इसको हम रिपोर्ट पे जाते हैं। ये रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ये सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक बन जाती है, ये निकल आपको इसमें कुछ मैनुअल नहीं करना है। ये दिखाइए, ये दिखा रिपोर्ट दिखाइए। ये किस चीज की है? ये देखिए पर लिखा हुआ है मैग्नीज की। ये मैग्नीज की है। इस रिपोर्ट को आप एक बार देखिए, जो है ये टोटल जो है वो ऑटोमेटिक काम है कंप्यूटर के द्वारा। इसको रखिए आप। तो ये 12 टेस्ट आपने बताए थे कि सॉइल टेस्टिंग में किए जाते हैं। तो अभी जो है वो सारे 12 टेस्टों के विषय में हमें विशेष रूप से सारी जानकारी एक एक करके उपलब्ध कराई। तो मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि अपनी खेती के करने से पहले मृदा परीक्षण जरूर कराएं, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जो है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से बात करेंगे इस विषय में, जिससे किसानों को वो कुछ एक अच्छी जानकारी दे सकें। सर नमस्कार। मेरे साथ में लैब में यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर विनय वर्मा सर हैं। अभी आपने देखा कि पूरी लैब में हमने एक अच्छी जानकारी किसानों के लिए दी। 12 परीक्षण जो है वो मृदा के किए जाते हैं, एक एक करके प्रत्येक विषय में जो वो यहाँ के लैब इंचार्ज हैं उन्होंने जानकारी दी। मेरे साथ में विनय वर्मा सर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे। मैं उनसे बात करूंगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर बताएं, जिससे उनको एक अच्छी खेती करने में आसानी उपलब्धता हो। सर थोड़ा सा आप किसानों के लिए बताएं कि इस लैब को कैसे आप संचालित कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। यहाँ देखने के बाद लगता ही नहीं है कि जो ये सरकारी लैब है। सबसे पहले तो आप उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। एक प्राइवेट लैब की तरह कार्य कर रही है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। आपके जितने भी यहाँ लैब में जितने भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जो भी पोस्ट पर सब हैं, जितने जिस पदों पर हैं, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने देखा सब अपनी अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब एक लीडर अच्छा होगा, सभी टीम उसकी अच्छी काम कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि किसानों के लिए थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। किसानों के लिए है कि यहाँ पर आकर के अपनी जो है वो जिस लैब में आवे और हम अपने नमूना टेस्ट करावें, और नमूना करके टेस्टिंग के आधार पर ही अपने जो उर्वरकों की जो संस्कृत मात्रा है उसको उपयोग करें। अगर कोई भी तत्व कम होता है, अगर तत्व कम हुआ, मान लिया कोई सूक्ष्म तत्व ही कम हुआ, तो वो इतनी ही रिड्यूस करता है जितना कि मुख्य तत्व है, जैसे NPK कम करते हैं। किसानों को जानकारी नहीं है तो वो खाली मुख्य तत्व को ही डालते जाते हैं, और सूक्ष्म तत्व के या जो भी और कमी होती है उनको नहीं पता होता है। और यहाँ पे किसानों के लिए एक चीज बताना चाहेंगे, सर ने एक चीज कही कि किसान अधिकतर मुख्य तत्वों पर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ बताने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है
कि जो भी किसान भाई हैं वो सूक्ष्म तत्वों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप मुख्य तत्वों का रखते हैं सर। इससे इससे उनकी लागत भी बढ़ती है और उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है, और जो उनके में तमाम जो बीमारियां होती हैं वो भी होती हैं, क्योंकि उनका अगर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं, चाहे आदमी में जैसे होता है, अगर हम पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं तो हम बीमार होते हैं। तो जमीन बीमार रहती है और उसका लोग उत्पादन लेते रहते हैं, चाहे ऑर्गेनिक मैटर है, उनको नहीं पता होता कि जैविक जीवांत पदार्थ कितना है, हमको कैसे बढ़ाना है। इसलिए फसलों को हेर फेर करके, फसल चक्र अपना करके, जो भी जीवांत पदार्थ है वहां पर उसको उसी मिट्टी में मिला करके। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है कि किसान को ये जानकारी नहीं है, वो मिट्टी की जांच के प्रति जागरूक बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि वो अपने लैब, हर तहसील स्तर पे भी लैब है, वहाँ पर मुख्य तत्वों की जांच हो जाती है और सूक्ष्म तत्वों की जांच की व्यवस्था यहाँ पर जनपद स्तर पर है। तो किसान अपना निर्धारित शुल्क देकर के जांच कराएं और जांच के परिणाम के आधार पर ही उर्वरकों को संस्कृत मात्रा डालें और अपना फसलों का उत्पादन करें, जिससे उनकी उत्पादन लागत भी कम होगी और उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जैसे भी डायरेक्टर साहब ने हमें बताया कि जो किसान इसके लिए जागरूक नहीं रहते हैं, तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी फसल करने से पहले अगर आप अपना जमीन का मृदा परीक्षण करा लेंगे तो आपको आगे फसल करने में आसानी होगी। आपको पता रहेगा कि आपकी फसल में कौन सा जो न्यूट्रिएंट पदार्थ है वो कम है या कौन सा तत्व है वो कम है या ज्यादा है। उसके अनुसार आप आगे के लिए अपनी फसल में कुछ भी खाद या जो भी डालना वो डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम और एक उप संभागीय अधिकारी हैं आए सर अख्तर जी, आपका सर थोड़ा सा परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मैं अख्तर हुसैन उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हूँ यहाँ पे। और जैसा कि सर से बात हुई है, सर ने बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं और जितनी भी टीम है, सारे मेंबर्स हैं, सारी टीम के लिए जो वो दिखाया गया जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितनी भी टीम है, बहुत ही सर ने बहुत ही मोटिवेट किया है और सभी एनर्जेटिक रूप से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो निश्चित है कि हमारे किसान भाइयों को इससे फायदा होगा और किसान भाई यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ तक कि जो इस लैब में सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही स्पीड अप कर दिया है। जो 2-2 दिन लगते थे कि हम एक नमूना लाएगा किसान तो रिपोर्ट देने में इतना टाइम लगेगा, तो उसको बहुत ही कम कर दिया गया है, उसी दिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि किसान भाई जागरूक होंगे और हमारी प्रयोगशाला से इसके लिए तो आप बधाई के पात्र है। मैंने सर को खुद बधाई दी कि आपकी लैब में मैं जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से एक प्राइवेट लैब काम करती है उस तरीके से सारे कर्मचारी जो हैं वो बहुत मेहनत से और यहाँ पे जो जुझारूपन से लगे हुए हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि किसान आएगा तब उसका परीक्षण हम मृदा का करके देंगे। एक रणनीति हम लोग बनाए, सर बताएं प्लीज। एक रणनीति हम लोग बनाया गया है कि हर काउंटर से कोई किसान अगर नमूना लेकर के आता है और वो देर नहीं करता बहुत ज्यादा, जी तो किसान अगर सुबह आ जाएगा हमारे नमूना लेकर के, तो मैं शाम को उसको रिपोर्ट दे दूंगा। हर काउंटर का फिक्स कर दिया गया, सुबह आएगा अगर उसको तो हर काउंटर अपने अपने काउंटर काम करना शुरू करेगा। जो टाइम ज्यादा लगता था, जैसे 2-3 दिन लग जाता था, वो हम उसी दिन अगर सुबह आ जाए तो मैं शाम को उसको रिपोर्ट दे दूंगा। ये एक बहुत अच्छी चीज अभी सर ने बताई कि जो किसान अगर सुबह यहाँ आता है तो वो सेम डे अपनी रिपोर्ट लेके जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि किसान को यहाँ पे आने के बाद इंतजार करना पड़े, 2-3 दिन 4 दिन उसको लग जाए, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो अगर किसान सुबह आता है शाम को उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। इस सबके लिए ये बहुत अधिकारीगण और कर्मचारीगण यहाँ के बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं पुनः सभी किसान भाइयों से एक प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अपील करना चाहूंगा कि जैसे आप अपने शरीर के निरोगी रहने के लिए समय समय पर टेस्ट कराते रहते हैं जो है, तो उसी तरीके से आप जो है वो जमीन को हम माँ कहते हैं, तो अपने मृदा परीक्षण जमीन के कराते रहें, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सी फसल करने से पहले हमारे जमीन में हमारे फसल के लिए क्या क्या उसमें उपलब्ध होने चाहिए, क्या क्या नहीं उपलब्ध होने चाहिए। तो उस विषय पर जो है वो आप तभी पता कर सकते हैं जब आपके पास में आपकी जमीन की रिपोर्ट होगी। और रिपोर्ट जब ही होगी जब आप अपनी जमीन के मृदा का परीक्षण कराएंगे। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपनी जमीन का समय से जो है वो मृदा परीक्षण कराएं और इसका लाभ उठाएं। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे अच्छी बात है जब किसी में कार्य करने की क्षमता होती है, उस कार्य कराने वाले में क्षमता होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अधिकारीगण जो है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने सब कर्मचारियों को एक स्नेह पूर्वक यहाँ पे रखा हुआ है और वो इन सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आप लाइव 24।